हेलो बच्चों, अगेन आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पे अपने फैमिलीज के साथ सेफ होंगे बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कुलम्स लॉ के बारे में बहुत सारी डिस्कशंस करी थी, बहुत कुछ आपको ऐसा बताया था जो कि चीज़ें जो है गलत तरीके से प्रेजेंट की जाते हैं आप लोगों के सामने, गलत कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में जाता है, तो उन चीज़ों पे मैंने ज़्यादा इंफेसाइज करा था। एंड देन आफ्टर मैंने कुछ एक क्वेश्चंस भी करे थे कुलम्स लॉ के ऊपर। बेटा आज का जो हमारा जो सेक्शन है, ये जो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये पूरा का पूरा जो लेक्चर हमारा आज का होगा वो पूरा का पूरा जो है वो कुलम्स लॉ के प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होगा। मींस आज हम लोग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है और इसके बाद वाला भी जो लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा कुलम्स लॉ पे ही बेस्ड होगा, समझ लो। और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में, अगले लेक्चर में। एंड देन आप जो है जो सीट मैंने दिया है, जो असाइनमेंट मैंने दे रखा है ऐप पे, जो फोरम ऑफ फिजिक्स के नाम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, तो वहां मैंने जो है वो आपके लिए एक सीट भी दे रखा है, असाइनमेंट भी दे रखा है। आई थिंक इस लेक्चर और इसके बाद वाले लेक्चर के बाद जो है आप बहुत आसानी से वो सीट जो है बना सकेंगे। चलिए बच्चों, तो जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने 3 क्वेश्चंस जो है दे रखा है। पहले समझ लो क्वेश्चंस है क्या बच्चा। जैसा कि मैंने क्वेश्चंस लिखा है यहाँ पे कि फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू डैश, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू डैश। तो देख सकते हैं आप कि 3 फिगर मैंने जो है बना के रखा है। पहला फिगर जो है उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कि तीनों कॉर्नर्स पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे मैंने 3 आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस करा है, क्यू क्यू एंड क्यू, और उसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा है क्यू डैश। ध्यान रहे, जो दूसरा जो सवाल है उसमें मैंने एक स्क्वायर कंसीडर करा है और उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे मैंने 4 आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस करा है, क्यू क्यू एंड क्यू, और स्क्वायर के सेंटर पे मैंने एक 5वां चार्ज रखा है क्यू डैश। एंड फाइनली जो तीसरा सवाल है बच्चा, उसमें मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग कंसीडर करा है। दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, माने रिंग के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके सेंटर में मैंने एक चार्ज रखा है बेटा क्यू डैश। इस तीनों ही सवाल में आपको बताना है कि क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। डेफिनेटली जब हम नेट फोर्स बोल रहे हैं तो यहां पे तो कोई दूसरा फोर्स दिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही हम बात कर रहे हैं। तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू डैश कितना होने वाला है। तो बेटा ध्यान देना आप लोग, पहले सवाल से हम शुरू करते हैं बच्चा। क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, ध्यान रहे, क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। अगर नेट फोर्स क्यू डैश के ऊपर निकालना है तो हम सिर्फ उन फोर्सेस पे ही फोकस करेंगे जो कि क्यू डैश पे लगेगा, ना कि उन फोर्सेस पे जो क्यू डैश लगाएगा। ध्यान रहे, अगर मुझे क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो वी विल फोकस ऑन दोज फोर्सेस जो कि क्यू डैश पे लग रहे होंगे, रेदर देन कि क्यू डैश बाकी चार्जेस पे लगा रहा होगा। तो मैंने कहा कि अगर हम बात करें क्यू डैश के ऊपर तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है आप लोगों को, वो ये कहता है कि क्यू डैश के ऊपर 3 चार्जेस जो है वो फोर्स लगाने वाले हैं। 3 चार्जेस कौन कौन, तो वो 3 चार्ज जो तीनों वर्टिसेस के ऊपर, तीनों कॉर्नर्स के ऊपर रखे हैं, वही तीनों चार्जेस जो हैं वो क्यू डैश के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उन तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा उसी को हम लोग नेट फोर्स कहेंगे जो कि क्यू डैश के ऊपर एक्ट होगा। तो बेटा सबसे पहला हम क्यू डैश का अगर बात करें तो सबसे पहला तो चूंकि क्यू डैश जो है वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे रखा हुआ है, तो डेफिनेटली हर एक कॉर्नर से क्यू डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा। हर एक कॉर्नर से क्यू डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा। मींस अगर हम इसको आर कहते हैं तो डेफिनेटली ये भी आर और ये भी आर होगा। अब सवाल ये है कि क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स जो है वो कितना होगा। तो बेटा सबसे पहला इस क्यू डैश पे जो पहला फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस क्यू के वजह से लगेगा। मैंने कहा क्यू और क्यू डैश जैसा कि आपको दिख रहा है दोनों ही सेम पोलैरिटी का है, तो रिपल्सन होगा यहां पे। ये जो क्यू है इस क्यू डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा विद सम फोर्स जिसको हम F1 कहते हैं, F1। ध्यान देना बेटा। फिर हम आते हैं सेकेंड नंबर, इस क्यू के बारे में सोचते हैं। तो ये क्यू जो है वो भी इस क्यू डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इंपॉर्टेंट है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा। मींस ये है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये कहलाएगा आपका F2।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चार्ज बच गया ये कॉर्नर का चार्ज, ये भी चार्ज इस q डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा। माने जो तीसरा फोर्स होगा, जो थर्ड फोर्स होगा q डैश के ऊपर, वो आपका कुछ ऐसा होगा जिसको हम लोग F3 कहेंगे। माने अगर मैं बात करूं तो इस q डैश के ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। पहला F1 है, दूसरा F2 है और तीसरा F3 है। बच्चा ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि बेटा अगर हम q डैश के ऊपर नेट फोर्स का बात करें निकालने के लिए, तो यहां पे आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं इस क्वेश्चंस को बनाने का। मल्टीपल मेथड्स हैं। मल्टीपल मेथड्स में पहला मेथड क्या है मैं बता दे रहा हूं कि आप इसको लैमिस थ्योरम से बना सकते हो। बहुत डिटेल डिस्कशन करा था मैंने एलएलएम्स में, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने कहा कि लैमिस थ्योरम से मैं इस क्वेश्चंस को बना सकता हूं। लैमिस थ्योरम जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि तीन कॉन्करेंट और कोप्लैनर फोर्सेस होना चाहिए, तो यहां पे है तीनों फोर्सेस का अगर मैं बात करूं तो बच्चा जो मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान देना बच्चा कि जो मैग्नीट्यूड होगा चूंकि चार्जेस का प्रोडक्ट, हर एक केस में चार्जेस का प्रोडक्ट जो है वो आपका सेम है, चार्जेस का प्रोडक्ट सेम है और डिस्टेंस जो है चार्जेस के बीच में वो भी सेम है, तो डेफिनेटली तीनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका सेम होगा। तो आप वहां से जो है रेशियो देख सकते हो फोर्स का साइन ऑफ द एंगल के साथ, जो कि 120 डिग्री होगा दो फोर्सेस के साथ। तो आप लैमिस थ्योरम से भी इस सवाल को बना सकते हो, आप इस सवाल को कंपोनेंट मेथड से भी बना सकते हो, बट बहुत ज्यादा टाइम यहां वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। मैंने बस क्लू दे दिया है कि आप इसको लैमिस थ्योरम से खुद से ट्राई कर लेना, आप इसको कंपोनेंट मेथड से बना लेना। बट तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं जो कि वेक्टर्स के एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जिस पे हम लोग बहुत सारे सवाल भी किए थे वेक्टर्स में। तो बेटा ध्यान देना यहां पे, अगर मैं यहां बात करूं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हो बच्चों कि अगर मैं कहूं कि q डैश के ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2 एंड F3, ऐसा करते हैं कि हम F1 के बारे में अगर बात करें तो हम F1 को ना एज इट इज छोड़ते हैं। हम ना F1 को एज इट इज छोड़ते हैं, जो F1 है हमारा, हम इस F1 को एज इट इज छोड़ते हैं कुछ ऐसे, दिस F1। बात करें अगर F2 का तो बेटा देख सकते हो जो F2 है, F2 चूंकि हम लोग वेक्टर का एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसी के पैरेलल उसी प्लेन में कहीं भी रख दिया जाए वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम करते ये हैं कि इस वेक्टर को पैरेलली ऊपर खींच लेते हैं कुछ ऐसा। माने जस्ट मैंने इसको पैरेलली ऊपर खींच लिया है और इस फोर्स को मैंने नाम दिया है F2। तो ये हो गया F2, ये हो गया F1, बाकी बचा F3। तो मैंने कहा कि इस F3 को यहां से हम पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से और इसको नाम देते हैं F3। अब आप कहोगे कि सर F1, F2 और F3 जो तीनों फोर्सेस हैं F2, F1 और F3, इन तीनों फोर्सेस के हेल्प से आपने एक क्लोज फिगर, एक ट्रायंगल कैसे बना दिया सर? तो आप देख सकते हो बच्चा, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो डेफिनेटली पैरेलल शिफ्टिंग के बाद ये एक क्लोज फिगर में कन्वर्ट हुआ है। अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता देन इन दैट केस ये यहां पे क्लोज फिगर नहीं बना रहा होता। यहां जो क्लोज फिगर बना है उसके पीछे रीजन यहां पे ये है कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है। मैंने कहा कि बच्चा इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है। अब हम आते हैं ऑर्डर के बारे में। तो आप देख सकते हो बच्चा कि अगर मैं ऑर्डर का बात करूं तो ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्डर में है। ऑर्डर कहने का मतलब हेड टेल और हेड टेल, सारे का हेड टेल जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वेक्टर का एक बेसिक प्रॉपर्टी जो हम लोग बहुत पहले डिस्कस करे हैं कि अगर वेक्टर्स ऑर्डर में हो और एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर दे, चाहे ट्रायंगल के रूप में या फिर किसी अदर क्लोज लूप के फॉर्म में, देन इन दैट केस जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वेक्टर का वो 0 होता है। मींस आप कह सकते हो कि तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट दैट इज F1 प्लस F2 एंड प्लस F3, जिसको हम लोग नेट फोर्स कहेंगे, और इसका वैल्यू जो होगा वो आपका 0 होगा। माने पहले वाले केस में Q डैश के ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो आपका 0 होगा। अब देखना बच्चा ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को आप लैमिस थ्योरम से भी ट्राई कर लेना, इस क्वेश्चन को आप कंपोनेंट मेथड से भी ट्राई कर लेना, सेम रिजल्ट आएगा, नेट फोर्स 0 आने वाला है। अभी हम आते हैं Q डैश के ऊपर। बेटा जब हम Q डैश के ऊपर आएंगे
तो मैंने कहा कि अगेन यहां पे स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे 4 आइडेंटिकल चार्जेस को मैंने प्लेस करा है और स्क्वायर के सेंटर मैंने क्यू डैश रखा है। अब सवाल यह है कि क्यू डैश के ऊपर सर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो अगेन मैंने कहा कि इस क्यू डैश पे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 4 चार्जेस फोर्स लगाने वाले हैं। पहला तो फोर्स ये चार्ज लगाएगा, दूसरा फोर्स ये चार्ज लगाएगा, तीसरा फोर्स ये चार्ज लगाएगा और चौथा फोर्स ये चार्ज लगाएगा। अगर मैं बात करूं तो बेटा अगेन चूंकि दोनों का पोलैरिटी सेम है तो ये क्यू इस क्यू डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस ऐसे रिपल करेगा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये आपका रिपल करेगा। क्योंकि ऐसे भी आप समझ लो कि सेंटर से हर एक कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो आपका सेम होने वाला है। तो पहला ये क्यू इस क्यू डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा। इसी तरह से ये क्यू भी इस क्यू डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा। मैंने कहा कि देख सकते हो बच्चा इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि दोनों ही केसेस में चार्ज का प्रोडक्ट सेम है और दोनों ही केसेस में डिस्टेंस भी चार्जेस के बीच का सेम है, तो ऑब्वियस है जितना अमाउंट के फोर्स से क्यू क्यू डैश को रिपेल करेगा उतने ही अमाउंट के फोर्स से ये क्यू भी इस क्यू डैश को रिपेल करेगा। माने दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेगा और नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये क्यू भी इस क्यू डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा कुछ ऐसा, बदले में ये भी क्यू इस क्यू डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा कुछ ऐसा, और ये फोर्सेस भी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। मींस ओवरऑल जो नेट फोर्स होगा क्यू डैश के ऊपर आप कह सकते हो एफ नेट, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां पे एफ नेट के रूप में F1 है, F2 है, F3 है एंड F4 है। ये सारे फोर्सेस मिलकर के जो नेट फोर्स बनाएंगे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चंस पे। तो जो हम लोग 4th क्वेश्चंस का अगर हम लोग बात करें तो 4th क्वेश्चन में हमारे पास बेटा एक रिंग है। 4th क्वेश्चंस में हमारे पास एक रिंग है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है और जिसके की सेंटर पे मैंने एक चार्ज को प्लेस करा है जिसको हम लोग क्यू डैश बोल रहे हैं। अगर हम सेंटर पे मैंने एक चार्ज को प्लेस करा है जिसको मैंने लाइक क्यू डैश बोला है। अगर मैं बात करूं बेटा तो आप देख सकते हो कि क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। अब सवाल है सर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इसमें ऐसा करो कि पहला बात तो कि रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो डायरेक्ट तो आप यहां पे कूलम्ब्स लॉ लगाने से रहे। तो मैं ऐसा करता हूं कि चूंकि क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, हम ना इस रिंग के ऊपर कहीं पे भी एज पर आवर चॉइस कहीं पे भी हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। दिस मान लो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा बच्चा रिंग के ऊपर कुछ इस तरह का। ऑब्वियस है इस छोटे से एलिमेंट पे एक छोटा सा चार्ज होगा और इस छोटे से चार्ज को हम dq कह लेते हैं। dq ध्यान देना, मैंने कहा कि रिंग के ऊपर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा है और इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है इस चार्ज को हम dq कह रहे हैं। ध्यान देना बच्चा। अब सवाल यह है कि ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर करा है, क्या इस एलिमेंट के ये एलिमेंट, पहला तो कि ये एलिमेंट रिंग के ऊपर कहीं भी हो सकता है। ये जो एलिमेंट है पूरे रिंग के ऊपर हम कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस एलिमेंट के सिमेट्रिकली ऑपोजिट क्या कोई दूसरा एलिमेंट लाइक एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपका जवाब होगा कि सर बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज अगर ये dq है तो इस dq के सिमेट्रिकली ऑपोजिट कहीं यहां पे लाइक एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसको हम अगेन dq कहेंगे, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया है कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जितना अमाउंट का चार्ज dq यहां पे है ठीक उसके सिमेट्रिकली अपोजिट उतने ही स्ट्रेंथ का चार्ज dq एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सिर्फ यही के लिए नहीं है बच्चा, आप कहीं भी चार्ज कंसीडर कर लो उसके सिमेट्रिकली अपोजिट लाइक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा। मींस आप कहोगे कि ये जो dq है ये इस q डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा। ऑब्वियस सी बात है दोनों का पोलैरिटी सेम है तो रिपेल करेगा, बदले में ये dq भी इस q डैश को रिपेल करेगा। अब चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, माने दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे और नेट इफेक्ट को जीरो कर देंगे। इसी तरह से आप कहीं पे भी एलिमेंट कंसीडर करके देख सकते हो, लाइक सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट और जो एलिमेंट होगा एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करेगा और ओवरऑल q डैश के ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट इज एफ नेट, उसका वैल्यू होगा 0। तो ध्यान रखना बच्चा, इन तीनों ही फिगर्स में q डैश के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो आपका 0 होगा। फटाफट नोट करिए आप लोग इसको जल्दी से।
चलिए, नेट फोर्स 0 क्यू डैश के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट। मौसम का मिजाज जो है वो बहुत खराब हो चुका है बच्चों, तो पता नहीं, देखो वीडियोस जो है वो कब तक हो पाएगा रिकॉर्ड, क्योंकि मौसम बहुत खराब दिख रहा है। अब इसी मौसम में वीडियो जो है बन रहा है, देखते हैं कब तक कर पाते हैं। चलिए कोई नहीं। एक तो कोरोना का आफत, दूसरा मौसम का आफत। लग रहा है कि पूरा का पूरा जो ट्रेजेडी है वो 2020 में ही आने वाला है। चलो ठीक है, आप लोग अपने अपने घरों पे सेफ रहो, बाकी के लिए हम लोग हैं, काम कर रहे हैं। चलिए, जहां तक होगा आप लोगों के साथ हैं और रहेंगे भी बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और चलिए आप लोग अच्छे से इसको वॉच करिए, ठीक है। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो है वो हम लोग बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाइक मैंने कहा कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से के ऊपर बढ़े इससे पहले कि जो है हम थोड़ा सा एक छोटा सा चीज आप लोगों को बता देते हैं। वो क्या है, समझिएगा ध्यान से। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में आप रखना। पता नहीं आपने अभी तक ध्यान दिया है नहीं दिया है इन चीजों के ऊपर, लेकिन आप लोग को समझना चाहिए बच्चा कि जो क्वेश्चंस मैंने दिए, लाइक पहले वाले सवाल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसके की सेंट्रॉइड पे मैंने एक चार्ज रखा था क्यू डैश, उस पर नेट फोर्स पूछा मैंने। दूसरे वाले सवाल में स्क्वायर के सेंटर पे रखा, और तीसरे वाले में लाइक एक रिंग था, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, जिसके की पूरे लाइक ये पे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, और सेंट्रॉइड मैंने या सेंटर पे क्यू डैश चार्ज रखा था, और नेट फोर्स पूछा था क्यू डैश पे कितना होगा। बच्चा क्या है कि यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है, और वो कंक्लूजन है क्या, ये समझ लीजिएगा। कंक्लूजन ये है बच्चे, कंक्लूजन ये है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस के ऊपर, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस के ऊपर, लाइक ये क्यू 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 एंड क्यू, लाइक किसी भी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस के ऊपर अगर आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस कर दिया जाए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस के ऊपर अगर आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस कर दिया जाए, और उस पॉलीगन के सेंट्रॉइड पे लाइक एक चार्ज रख दिया जाए क्यू डैश। ये क्यू डैश किसी भी मैग्नीट्यूड और किसी भी लाइक अमाउंट का हो सकता है, किसी भी नेचर का हो सकता है। मैंने कहा कि एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा, उस पॉलीगन को रेगुलर बोलते हैं जिसमें लाइक हर एक एंगल सेम होता है, और हर एक का जो साइड लेंथ होता है वो भी आपका सेम होता है। तो मैंने कहा रेगुलर पॉलीगन के जितने भी कॉर्नर्स हैं, सारे कॉर्नर्स पे मैंने आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस करा है, और आइडेंटिकल दोनों एस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड के भी एस्पेक्ट में और लाइक पोलैरिटी के भी एस्पेक्ट में, और उस पॉलीगन के सेंट्रॉइड पे मैंने एक चार्ज रखा है क्यू डैश। तो बेटा ध्यान रखना इस बात को कि अगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स n है, अगर नंबर ऑफ साइड्स n है, तो मैंने कहा एकदम ध्यान रखना ये n कुछ भी हो जाए, ये n चूंकि पॉलीगन बनने के लिए n का वैल्यू कम से कम 3 होना चाहिए, कुछ भी का मतलब 2 नहीं बोल देना, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू n का 3 होना चाहिए, बिकॉज 3 अगर करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, 4 करोगे स्क्वायर मिलेगा, 5 करोगे पेंटागन मिलेगा, 6 करोगे हेक्सागन मिलेगा, एंड सो ऑन। मैंने कहा कि अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्जेस को रख दिया जाए और उसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया जाए, तो मैंने कहा कि सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा होगा दैट इज क्यू डैश, उसके ऊपर नेट फोर्स ऑलवेज 0 होगा। माने अगर हम क्यू डैश का बात करें तो क्यू डैश के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो आपका ऑलवेज 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम दिमाग में रखना बच्चा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये कि अब आप कहोगे कि सर ठीक है, लाइक हमें स्क्वायर तो समझ में आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी समझ में आ रहा है, पेंटागन भी समझ में आ रहा है, हेक्सागन भी समझ में आ रहा है, लेकिन रिंग के केस में सर आप पॉलीगन कैसे कंसीडर करोगे? तो ध्यान रखना कि रिंग के केस में जो नंबर ऑफ साइड्स है वो इंफिनिटी हो जाएगा। माने रिंग के केस में आप समझ लो कि जो नंबर ऑफ साइड्स है वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा फॉर रिंग।
लाइक रिंग भी एक यूनिफॉर्म, लाइक रिंग को भी आप एक पॉलीगन कंसीडर कर सकते हो, जिसमें जो नंबर ऑफ साइड्स होगा वो टेंड्स टू आपका इंफिनिटी होगा, और हर एक सेक्शन के ऊपर जो चार्ज होगा वो आपका सेम, बिकॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का हमने बात करा था। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को और दिमाग में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। चलिए अब क्या है कि ठीक है, ये सब तो खैर बहुत बेसिक स्टैंडर्ड के सवाल हैं। थोड़ा सा जैसा कि मैंने बताया है कि आज का जो लेक्चर होगा और इसके बाद वाला भी जो लेक्चर होगा उसमें जो है हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग लाइक उसमें एसएचएम भी इंक्लूड करने वाले हैं, खास करके जेई के सेगमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हालांकि अब तो नीट वीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आराम से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से बच्चा, मैंने कहा कि अब अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। आप लोगों को हो सकता है कि जो है देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बिकॉज मौसम बहुत खराब हो चुका है आज और लाइट भी जा चुकी है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को। तो थोड़ा मैनेज करिए आप लोग, क्या किया जा सकता है बच्चा। अभी तो पूरा जो दुनिया है वो लाइक ऐसे ही एक बहुत बड़े डिजास्टर को फेस कर रहा है कोरोना के रूप में। तो चलो कोई नहीं, सब लोगों को जो मिलके काम करना है बस, ठीक है, हम भी करें आप लोग भी करें, सब लोग अपना अपना काम ऑनेस्टी से करिए, बस यही है। और सेफ करिए अपने आप को, सेफ रखिए अपने आप को, अपने और अपने फैमिलीज का भी ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों, देखेंगे। मैंने कहा कि जो नेक्स्ट जो सवाल है वो ऐसा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। मान लो कुछ ऐसा दिस, और दिस रिंग के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस रिंग के ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, कुछ ऐसा। हुआ ये है, बहुत ही लाइक स्टैंडर्ड सवाल है ये, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। एक रिंग है जिसपे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिंग का रेडियस भी दे रखा है, रिंग का रेडियस दे रखा है आर। लाइक कह रहे हैं कि इस रिंग से मैंने एक छोटा सा हिस्सा काट के बाहर कर दिया, जस्ट कुछ ऐसा। इस रिंग से मैंने एक छोटा सा हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया है, और इस हिस्से को हम डीएल बोल रहे हैं, माने डीएल हिस्से को कट करके बाहर निकाल दिया, डीएल हिस्से को कट कराया मैंने, डीएल इज कट। सवाल सुनिएगा बच्चा, क्या है। मैंने कहा कि डीएल हिस्से को कट कर दिया एंड देन मैंने इस रिंग के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है क्यू डैश। अब सवाल यह है कि अब आपको बताना है कि क्यू डैश के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नेट फोर्स क्यू डैश के ऊपर कितना होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान देना बच्चा, अगर ये रिंग कंप्लीट होता, अगर ये रिंग कंप्लीट होता तो डेफिनेटली क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स 0 होता, जैसा कि मैंने बता रखा अभी तुरंत। अगर ये रिंग कंप्लीट होता तो क्यू डैश के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होता, बट ये रिंग कंप्लीट नहीं है, मैंने इस रिंग में से एक छोटा सा हिस्सा डीएल हिस्सा को काट के बाहर निकाल लिया है। अब पूछ रहे हैं आपसे कि क्यू डैश के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। कहोगे सर कैसे बनाएंगे सर, तो मैं कहूंगा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। देखोगे बच्चा, लाइक अभी भी आप इस पूरे रिंग के ऊपर कहीं पे भी आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, दिस। आप इस रिंग के ऊपर कहीं पे भी एज पर योर चॉइस एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, रिंग के ऊपर कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हो, लाइक कुछ ऐसा। ध्यान देना, मैंने कहा कि बच्चा आप इस रिंग के ऊपर जो छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करे हो, लाइक इस एलिमेंट के सिमेट्रिकली ऑपोजिट आपको एलिमेंट दिख रहा होगा, लाइक कुछ इस तरह से दिस दिख रहा होगा। तो डेफिनेटली ये एलिमेंट और ये एलिमेंट में जो चार्जेस प्रेजेंट हैं इक्वल अमाउंट के, वो चार्जेस के वजह से क्यू डैश
पे रिपल्सन होगा दोनों साइड से, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा और नेट फोर्स को जीरो कर देगा। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे बच्चे, जो कि जिसकी वजह से क्यू डैश के ऊपर जो फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते चले जाएंगे। बट सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होगा पूरे रिंग के ऊपर जिसके कि सिमेट्रिकली ऑपोजिट कोई एलिमेंट नहीं होगा। कहोगे सर वो कौन सा एलिमेंट है? तो वो एलिमेंट वो है जो इस कटे हुए हिस्से के जस्ट अपोजिट होगा। माने जो हिस्से को मैंने काटा है उसके जस्ट अपोजिट, माने जस्ट अपोजिट कहने का मतलब कुछ ऐसा, ये वाला हिस्सा। बेटा ये जो हिस्सा होगा इसके अगर मैं बात करूं तो इस फोर्स को, ये जो फोर्स क्यू डैश पे लगाएगा उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहां पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज इसको हमने काट के बाहर निकाल दिया। माने बाकी सारे फोर्सेस तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते चले जाएंगे, लेकिन ये जो हिस्सा है जो कटे हुए हिस्से के जस्ट सिमेट्रिकली ऑपोजिट है, इस हिस्से के वजह से जो फोर्स होगा वही फोर्स रिमेनिंग रह जाएगा, बाकी सारे फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते चले जाएंगे। माने इस dq का जो फोर्स होगा क्यू डैश के ऊपर, जो डेफिनेटली रिपल्सिव फॉर्म में होगा, df के फॉर्म में होगा, मैंने कहा कि वही निकालना है कि कितना होगा। तो बेटा ये जो df है ये वो फोर्स है जो ये dq एलिमेंट लगा रहा है क्यू डैश के ऊपर। इसको आप df कह लो, f कह लो, जो भी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इससे। मैंने कहा कि ये जो dq इस q डैश पे जो फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम लोग f ही मान लेते हैं, मैंने कहा कि इस f का जो वैल्यू होगा, चूंकि ये dq इतना छोटा है कि हम इसको एक पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, और जब इसको हम पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट करेंगे तो एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे है, दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, कितना होगा? तो फॉर्मूला आपके पास है बच्चा, और फॉर्मूला आपके पास है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2। तो बेटा Q1 के जगह पे हो जाएगा dq, और Q2 के जगह पे हो जाएगा Q डैश, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा r स्क्वायर, डिवाइडेड बाई हो जाएगा r स्क्वायर। आप कहोगे सर Q डैश तो ठीक है दिया हुआ है, R भी ठीक है दिया हुआ है, बाकी पाई और एप्सिलॉन नॉट के बारे में लोग पहले से जानते हैं, लेकिन सर ये dq आप कैसे निकालोगे सर? तो मैंने कहा कि dq निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। आप कहोगे सर dq निकालेंगे कैसे? तो मैंने कहा कि हम लोग यहाँ यूनिटरी मेथड लगाने जा रहे हैं। तो कहोगे यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे सर? तो ये है कि पूरे रिंग के ऊपर q चार्ज है, पूरा रिंग के ऊपर ऑब्वियस है जो चार्ज है वो आपका लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरा रिंग का जो लेंथ है वो है 2πr, माने 2πr लेंथ में q चार्ज है। तो यहां से हम यूनिट लेंथ में चार्ज निकाल लेते हैं जो कि q/2πr होगा। तो डेफिनेटली यहां से हम dl लेंथ, ऑब्वियस सी बात है dl के जस्ट अपोजिट जो इसका लेंथ होगा वो भी dl ही होगा, तो dl लेंथ में कितना चार्ज है निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा q/2πr एंड मल्टीप्लाइड बाई dl। बेटा ये जो q/2πr इंटू dl आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वही चार्ज है जो dl लेंथ में है, जिसको हम dq बोल रहे हैं। बस इसका वैल्यू यहां पुट कर लो, मींस f का जो वैल्यू होगा दैट इज f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई dq। तो dq के जगह पे बहुत आराम से पुट कर सकते हो q/2πr मल्टीप्लाइड बाई dl और इनटू आपका q डैश डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बाकी आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, जो भी होगा वो आपके पास आंसर होगा। तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चा, ये जो फोर्स निकल के आया है ये वो फोर्स है जो इस कटे हुए हिस्से के जस्ट सिमेट्रिकली अपोजिट जो एलिमेंट था उसने लगाया है। बाकी जितना भी एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट की वजह से जो फोर्स होगा वो एक दूसरे को नलिफाई करता चला जाएगा, बिकॉज हर एक एलिमेंट के क्रॉस एक सिमेट्रिकल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करेगा। बट ये एलिमेंट रह गया बिकॉज इसके सिमेट्रिकल कोई एलिमेंट नहीं है। तो यही जो होगा वो फोर्स होगा जो ये रिंग लगाएगा क्यू डैश के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपको मैं टास्क के रूप में दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। चलिए बेटा अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये टास्क है आपके लिए, आप लोग बना के दिखाओगे, आराम से ट्राई करना इसको। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। एक पेंटागन है बच्चा, एक पेंटागन है जिसके कि
4 कॉर्नर्स पे, अब कितने लोग के दिमाग होगा सर 4 कॉर्नर, पेंटागन में तो 5 कॉर्नर होता है बेटा, कॉर्नर 5 होता है, अग्री करते हैं, लेकिन चार्ज हम 4 ही रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैंने कहा कि पेंटागन के 4 ही कॉर्नर्स पे मैंने 4 चार्ज रखा है, और लाइक एक चार्ज मैंने इस पेंटागन के सेंट्रोइड पे रखा है क्यू डैश के रूप में, ठीक है, और सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस दे रखा है, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं आर। ध्यान रखना बच्चा, मैंने कहा कि 4 कॉर्नर्स पे ही चार्ज रखे हैं, और एक चार्ज जो है सेंट्रोइड के ऊपर है, आपको बताना है क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। F नेट इज इक्वल टू व्हाट, माने क्यू डैश के ऊपर आपको नेट फोर्स बताना है कि नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। कितना लोग बोल देगा 0, कभी ऐसा गलती मत करना बेटा, बिकॉज 0 तब होता है जब सारे कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्जेस होते हैं, यहां पे सिर्फ 4 ही कॉर्नर्स पे चार्ज है, तो जरा दिमाग लगाओ और बना लेना इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने बताया है रिंग वाला क्वेश्चन, जो रिंग के एक हिस्से को काट के बाहर निकाला, देन इन दैट केस नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, बस उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलिए ठीक है, ये सब सवाल तो बहुत आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या है बच्चा कि थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का और हम बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो देखिएगा ध्यान से। अभी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने जा रहे हैं जो कि लाइक काफी अच्छे सवाल में काउंट करा जाता है इन क्वेश्चंस को। तो ये सवाल है क्या, समझोगे ध्यान से। मैंने कहा कि हमारे पास ना एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है बेटा, यस, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है। एकदम अच्छे से समझना, बिकॉज इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको हम टास्क के रूप में देने वाले हैं। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है, कुछ ऐसा, जिसपे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्यों? ध्यान देना, कह रहे हैं कि क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रॉड का जो लेंथ है वो लेंथ दे रखा है L। रॉड का लेंथ L है और चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने कहा कि इस रॉड के एक एंड से कुछ डिस्टेंस पे से A डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज रख दिया है Q डैश। अब आपको बताना है कि इस Q डैश के ऊपर लाइक ये रॉड कितना नेट फोर्स लगाने वाला है। ये बताना है आपको कि Q डैश के ऊपर ये रॉड जो है वो कितना नेट फोर्स लगाने वाला है। चाहो तो आप लोग क्वेश्चन लिख भी सकते हो कि जो Q चार्ज है, ये जो Q चार्ज आपको दिख रहा है, ये पूरे रॉड के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, माने हर एक यूनिट सेगमेंट में, रॉड के हर एक यूनिट सेगमेंट में चार्ज का जो अमाउंट है वो आपका सेम है। मैंने कहा कि Q चार्ज पूरे रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लाइक इस रॉड के एक एंड से ए डिस्टेंस पे अलोंग दी रॉड मैंने एक चार्ज को प्लेस करा है जिसको मैंने Q डैश बोला है। अब आपको बताना है कि Q डैश के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। Q डैश के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। कहोगे सर कैसे सोचेंगे, कैसे बनाएंगे। ध्यान रहे, कूलम्ब्स लॉ के बारे में अभी तो फिलहाल सोचना ही मत, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। बहुत ज्यादा तो आप स्फेरिकल सोच सकते हो, लेकिन तब जब सेपरेशन बहुत लार्ज हो एज कॉम्पेयर टू देयर डायमेंशन, जो मैंने प्रूव भी करा था, आपको रीजन ही बताया था क्यों। लेकिन यहां पे ना स्फेयर है और ना ही आपका पॉइंट चार्ज के रूप में कुछ है, तो चीजें थोड़ी डिफरेंट है जो हम लोगों को सोचना होगा बच्चा। अब कहोगे कि सर क्या करेंगे यहां पे, तो बेटा प्रॉब्लम Q डैश की वजह से नहीं है। Q डैश तो पॉइंट चार्ज है ही, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस रॉड के वजह से, इस रॉड के वजह से। तो जो प्रॉब्लम रॉड के वजह से है, तो डेफिनेटली हमारे पास यहां पे ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है एलिमेंटल पार्ट का। ये ऑप्शन जो हमारे पास है वो है एलिमेंटल पार्ट का। मैंने कहा कि करते ये हैं कि हम इस पूरे रॉड को बहुत छोटे 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 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, इतना छोटा कि उसको हम पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट कर सकें। तो मैंने कहा कि लाइक Q डैश, बच्चा करते ये हैं कि हम इस Q डैश से x डिस्टेंस पे, मैंने इस Q डैश से x डिस्टेंस पे लाइक एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा है, कुछ ऐसा जिसका कि लेंथ dx है। ध्यान देना, मैंने Q डैश से लाइक x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा है जिसका लेंथ जो है वो आपका dx है।
चाहो तो आप इस फिगर को बाहर भी निकाल सकते हो। ये छोटा सा एलिमेंट जो कि इस q डैश से x डिस्टेंस पे है, ध्यान से सुनना बच्चा। अब कहीं से कोई दो राय नहीं है कि पूरे रॉड के ऊपर q चार्ज है, तो डेफिनेटली इस छोटे से लेंथ जो कि dx है के ऊपर एक स्मॉल अमाउंट का चार्ज होगा जिसको हम dq कहेंगे, मानिए इसके ऊपर चार्ज है dq। अब आप कहोगे सर ठीक है q डैश भी सही है, लाइक इसका लेंथ dx है जिसके ऊपर चार्ज dq है, सही है, लेकिन सर सबसे पहला बात कि अब यहां पे क्या सोचेंगे। तो मैंने कहा कि भले ही यहां पे हम कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, लेकिन डेफिनेटली यहां पे हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। रीजन हमारे पास है कि ये तो एक पॉइंट चार्ज था ही, और ये एलिमेंटल पार्ट इतना छोटा है कि हम इसको एक पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। माने होगा ये कि ये जो छोटा सा एलिमेंट dq है, ये dq एलिमेंट इस q डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा विथ द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जिसको हम लोग df कहेंगे। ये df वो फोर्स है जो इस dq ने q डैश पे लगाया है, वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो बेटा पहले तुम इस df का वैल्यू निकाल लेते हैं कि df का वैल्यू कितना होगा। तो आराम से हम df इज इक्वल टू लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, df का वैल्यू लिखते हैं लाइक k डैश कहने का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो k डैश मल्टीप्लाइड बाई q1 q2। तो बेटा q1 के जगह पे यहां पे हो जाएगा dq और q2 की जगह पे हो जाएगा q डैश डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका x स्क्वायर, माने df इज इक्वल टू k डैश इंटू dq इंटू q डैश डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हो k डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, q डैश दिया हुआ है, लाइक दो वेरिएबल आपके पास है। पहला वेरिएबल तो आपके पास x है और वेरिएबल के रूप में दूसरा है आपका dq। मैंने कहा कि इसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे अगर हमें इंटीग्रेट करना है तब। अब कहोगे सर सिंगल वेरिएबल में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे सर, तो देखना कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चा। करते ये हैं कि हम ना dq निकालने जा रहे हैं कि dq का वैल्यू कितना होगा। कहोगे सर कैसे निकालेंगे, अगेन हमारे पास यूनिटरी मेथड लाइक अवेलेबल है। पूरे रॉड का लेंथ l था, पूरे रॉड का लेंथ l था और l लेंथ में q चार्ज अवेलेबल था, माने पूरे रॉड का लेंथ था l और l लेंथ में q चार्ज अवेलेबल था। तो डेफिनेटली यूनिटरी लेंथ में जो चार्ज होगा वो आपका होगा q/l। तो हमें आपका dx लेंथ में चार्ज चाहिए होगा, तो dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो dx लेंथ में चार्ज हो जाएगा q/l एंड मल्टीप्लाइड बाई dx, माने dx लेंथ का चार्ज होगा q/l मल्टीप्लाइड बाई लाइक dx। अभी ध्यान देना बच्चे मेरी बात पे, मैंने कहा कि ये जो q/l इंटू dx आपको दिखाई दे रहा है, ये वो चार्ज है बेटा जो कि dx लेंथ में अवेलेबल है, माने कि dq का हम बात कर रहे हैं। आराम से हम इस dq का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो df आने वाला है दैट इज df, ये आपका हो जाएगा k डैश मल्टीप्लाइड बाई dq, और dq आपका निकल चुका है q/l और इंटू आपका dx मल्टीप्लाइड बाई q डैश एंड डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। फाइनली अगर हम बात करें तो df को हम अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, df इज इक्वल टू k डैश कांस्टेंट है बाहर निकल गया, लाइक q कांस्टेंट है बाहर निकल गया, q डैश भी कांस्टेंट है बाहर रखा और नीचे में l भी कांस्टेंट है बाहर रखा। अंदर में जो टर्म बच गया बेटा वो है आपका dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। दिस मुझे नेट फोर्स निकालना है, ये वो फोर्स निकला है जो dq ने q डैश पे लगाया है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फोर्स, वी आर इंटरेस्टेड इन नेट फोर्स। मैंने कहा कि नेट फोर्स निकालना है और नेट फोर्स निकालने के लिए एकमात्र ऑप्शन यहां पे है कि हम चीजों को इंटीग्रेट करेंगे। तो बहुत आसानी से अगर हम इसको चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा जो पॉइंट वो आएगा लिमिट का, कि सर लिमिट क्या लोगे आप यहां पे। तो बेटा कुछ नहीं करना है, लिमिट आप ऐसे करोगे कि ये जो x दिख रहा है वेरिएबल के रूप में, जो यहाँ x दिख रहा है, मैंने कहा कि इस x का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो a के बराबर होगा, बिकॉज ये एलिमेंट खिसकते 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 कम से कम यहां आ सकता है। तो जो x का मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा a,
और ज्यादा से ज्यादा ये जो एलिमेंट है वो खिसकते खिसकते यहां आ सकता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा x का वो ये होगा। मींस ये टर्म a और ये टर्म l दिया हुआ है, मींस जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका होगा a प्लस एल। माने अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो a से लेकर के a प्लस एल तक, तो डेफिनेटली आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। अब इंटीग्रेट आप बहुत आसानी से बेटा कर सकते हो, इसलिए मैं आसानी से बोल रहा हूं बच्चा, बिकॉज 1/x स्क्वायर को अगर आपको इंटीग्रेट करना हो तो आप बहुत आराम से यहां पे पावर फॉर्मूला लगा सकते हो, बहुत आराम से यहां पे आप पावर फॉर्मूला लगा सकते हो। अब जैसे ही आप पावर फॉर्मूला लगाओगे, रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आई थिंक इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए k डैश मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय q डैश। आप इसको फटाफट इंटीग्रेट कर लेना। आई थिंक जब इसको इंटीग्रेट कर लोगे बच्चों, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आएगा डिवाइडेड बाय a ऑफ a प्लस एल। फटाफट इसको नोट कर लो, वैसे इंटीग्रेट करके चेक भी कर लेना इसको। चलो जल्दी करो बच्चों, नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल, जिसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चलो बता देता हूं कैसे इंटीग्रेट होगा, नोट कर लो इसको जल्दी से। देखोगे ध्यान से बच्चा, जो लोग नहीं इंटीग्रेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे उनके लिए है। वैसे मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाने जा रहा हूं पैरेलली, तो आई थिंक आप मैथमेटिकल टूल्स का भी लेक्चर जो है वॉच करते रहना, जो कि उसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ही टारगेट किए हुए हैं, तो वही चीज पहले निकालने वाले हैं, तो आप उसको भी पैरेलली वॉच करते रहना, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, बहुत आसान इंटीग्रेशन है बच्चा, जिसको नहीं समझ में आया देखोगे ध्यान से। मैंने इंटीग्रेट करा है, डीएफ का इंटीग्रल एफ हो गया है आपका, और यहां पे कांस्टेंट टर्म के रूप में के क्यू डैश बाहर था और नीचे में एल बाहर था, और जो इंटीग्रेट हुआ था वो हुआ था dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट था हमारा l से लेकर के a प्लस एल तक। बच्चा इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने कहा कि 1/x स्क्वायर, पहला तो ये x जो है ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे पावर फॉर्मूला लगा करके, तो इसका इंटीग्रल आएगा -1/x, इसका इंटीग्रल आ जाएगा -1/x, इसको आप निकाल लोगे। लाइक इंटीग्रेट करने के बाद ये आपका हो जाएगा k क्यू डैश डिवाइडेड बाई एल। इंटीग्रेट करने के बाद ये टर्म हो जाएगा -1/x, और उसके बाद लिमिट्स होगा a से लेकर के a प्लस एल तक। क्या कोई दिक्कत? चाहो तो आप माइनस को यहां बाहर रख लो। अगर आप माइनस को बाहर रखते हो तो f इज इक्वल टू आपके पास रिजल्ट होगा माइनस साइन के साथ k क्यू डैश डिवाइडेड बाई एल बाहर हो गया। मैंने कहा कि अब करना यह है कि एक बार x के जगह पे आप अपर लिमिट पुट कर लेना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस एल, माइनस एक बार x के जगह पे आप लोअर लिमिट पुट कर लेना, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन a। अब चाहो तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लो एलसीएम वगैरह लेकर के, लाइक a ऑफ a प्लस एल हो जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो f का वैल्यू हो जाएगा -k क्यू डैश डिवाइडेड बाई एल और मल्टीप्लाइड बाई, सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो बच्चा, ये टर्म हो जाएगा a माइनस हो जाएगा ये टर्म a माइनस एल डिवाइडेड बाई a प्लस एल। तो अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो कि a से a जो टर्म है ये आपका कैंसिल हो चुका है, और ये जो टर्म आपके पास आया है a ऑफ a प्लस एल होगा। लाइक माइनस एल यहां रह गया, माइनस एक पहले से प्रेजेंट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एल से एल कैंसिल होगा, मींस एफ बराबर आपका आ जाएगा, जो कि मैंने लिख भी दिया था वहां पे, के क्यू डैश डिवाइडेड बाई ए ऑफ ए प्लस एल। यही आपका आंसर होगा। नोट कर लो जल्दी से, फास्ट। चलिए इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, बस एलिमेंटल पार्ट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लाइक चार्जेस को जो है, लाइक जो चार्ज जो है रिजिडली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड्स के ऊपर, बस उसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एलिमेंटल पार्ट्स के बारे में सोचा था बच्चा, और थोड़ा सा बस एक बेसिक इंटीग्रेशन के बाद ये रिजल्ट आपके सामने है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपको 2 सवाल में दे रहा हूं, बना करके दिखाना है, देखोगे ध्यान से।
लाइक एक रॉड है दिस, ध्यान दीजिएगा, एक रॉड है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है, कुछ ऐसा लेंथ इनफाइनाइट है। और जब लेंथ इनफाइनाइट दे दिया तो हम यहां पे चार्ज नहीं देंगे, यहां पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी देंगे, लेमडा। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है आपका, और जब चार्ज मैंने पढ़ाया था तो वहां आई थिंक सेकेंड लेक्चर में मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, और इस रॉड से ए डिस्टेंस पे कहीं यहां पे मैंने एक चार्ज रखा है क्यू डैश। आपको बताना है कि क्यू डैश के ऊपर ये रॉड नेट फोर्स कितना लगाएगा। फाइंड नेट फोर्स, ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात कर रहे हैं। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू डैश, क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स बताना है कितना होगा। बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, बस लिमिट चेंज हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू इस बार ए होगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका इंफिनिटी हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू आपका इंफिनिटी हो जाएगा। अब यहां चार्ज निकालने के लिए आप यूनिटरी मेथड का यूज मत करना, आप इसका यूज करना जो कि मैंने बता रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर dq अपॉन dx, चार्ज बाय लेंथ। लेमडा इज इक्वल टू dq अपॉन dx। यहां से आप बहुत आराम से dq निकाल सकते हो। इट इंप्लाइज दैट, चूंकि dq ही प्रॉब्लम करेगा आपको, तो dq बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू dx। बस dq के जगह लेमडा इंटू dx पुट कर देना, और लिमिट जो है मिनिमम लिमिट आपका a होगा और जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो आपका इंफिनिटी होगा। इंटीग्रेट करोगे रिजल्ट आपके सामने होगा। जल्दी करो फास्ट। ये आपका पहला सवाल, ये बना लेना है आप लोगों को। दूसरा सवाल, एक और क्वेश्चन बनाओगे आप लोग, ध्यान देना। अभी जो मैंने पहला सवाल दिया बस उसी में बेस्ड है ये क्वेश्चन। दो रॉड है बच्चा, दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी Q है और लेंथ L है, और एक दूसरा भी रॉड है बच्चा, लाइक ऊपर में है ये रॉड, दिस, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका भी लेंथ L है और चार्ज Q है। ध्यान दोगे, मैंने कहा कि दो रॉड्स कुछ इस तरह से परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है एक दूसरे के, ऐसा, और दोनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं, माने कि चार्ज जो है दोनों पे सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम है, और यहां पे मैंने एक तीसरा चार्ज रखा है लाइक क्यू डैश। बस यही सवाल है कि क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जबकि ये भी डिस्टेंस L दिया है और ये भी डिस्टेंस L दिया है। माने फाइंड, बनाओ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू डैश। क्यू डैश, ये जो पहला सवाल मैंने बताया था बस उसी में बेस्ड है। वो रिजल्ट बस आपके अगर दिमाग में होगा जो कि आपने बनाया है तो बस उसका यूज कर लेना यहां पे, और कुछ नहीं। इस क्यू डैश के ऊपर दो फोर्स लगेगा। पहला तो एक ये रॉड लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दूसरा ये रॉड लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बस वही निकालना है। दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट निकालना है बच्चा। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, फटाफट निकाल लो इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, बना लेना इन दोनों सवालों को। अब देखोगे बच्चा, अब लाइक कुलम्स लॉ में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में एंटर करने जा रहे हैं बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में एंटर करने जा रहे हैं, और उस इंपॉर्टेंट सेगमेंट का लाइक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। माने आज हम लोग जो है वो चार्जेस के इक्विलिब्रियम के बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, चार्जेस के इक्विलिब्रियम के बारे में। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, हम हेडिंग भी डालने वाले हैं लाइक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। लाइक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, चार्जेस, ये हमारा हेडिंग है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस,
चार्जेस। देखो ध्यान से बच्चा, माने एक ऐसा सेगमेंट है जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में बहुत बड़ी सवाल इससे आ चुका है, जेई मेंस में ए ट्रिपल ई जो पहले हुआ करता था, इधर भी जेई मेन में भी काफी सवाल आ चुका है, इनफैक्ट एडवांस तक के एग्जाम में से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा, जिसको हम लोग जो है नाम दिए हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, और आज हम लोग इस पे काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे और कुछ एक सवाल भी देंगे, मैं दूंगा आप लोग को बनाने के लिए, उसको आप बना भी लेना। तो देखोगे ध्यान से बच्चा, सबसे पहला कि जो हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो बेटा दो तरह का इक्विलिब्रियम का हम लोग बात करते हैं। पहला तो हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा हम लोग बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पहला हमने बात करा है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा हमने बात करा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब कहोगे सर ये दोनों इक्विलिब्रियम, तो जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं काफी डिटेल में हमने इस पे काम करा है, क्वेश्चंस भी किया है, जो लोग नहीं जानते हैं पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं वो समझ लो क्या होता है बेटा। जब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का बात करते हैं तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि पार्टिकल या बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, दैट इज एफ नेट, वो जीरो होगा। नेट फोर्स का जीरो होना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर यही हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बात करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट टॉर्क को जीरो होना। अगर नेट टॉर्क जीरो हो तो उसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, अगर नेट फोर्स जीरो हो तो हम उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और एक बहुत ही मजेदार चीज है कि ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हो लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो। माने नेट फोर्स तो जीरो हो लेकिन नेट टॉर्क जीरो ना हो, जो कि हम लोग डाइपोल में जाकर के स्टडी करेंगे, जब डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ध्यान रहे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हां, मैंने कहा कि एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस में किस चीज का डिमांड करा गया है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का या रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। अदरवाइज अगर सिंपली इक्विलिब्रियम वर्ड यूज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया दोनों इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। दैट इज व्हाट वी कॉल कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। माने पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। तो नॉर्मली अगर इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करे तो आप समझ ही लेना कि दोनों इक्विलिब्रियम का बात हो रहा है, वहां पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। बट अगर अलग अलग बात करें इस तरह से, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम माने नेट फोर्स जीरो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम माने नेट टॉर्क जीरो। फटाफट नोट कर लो बच्चा इसको, जल्दी से आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा ध्यान से, क्या है सिचुएशन। देखोगे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। देखिएगा बच्चा, ऐसा है कि हमारे पास ना दो चार्ज हैं, Q एंड 4Q। Q एंड 4Q दोनों सेम पोलैरिटीज के चार्जेस हैं और ना दोनों चार्जेस को हमने एक गिवन डिस्टेंस d के ऊपर प्लेस करा है, डिस्टेंस d। Q एंड 4Q और को हमने लाइक d डिस्टेंस पे प्लेस करा है एक दूसरे से। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि दो चार्जेस Q एंड 4Q को मैंने d डिस्टेंस पे प्लेस करा है और एक तीसरा चार्ज Q डैश, दिस इज थर्ड चार्ज Q डैश, को मैंने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ऐसा नहीं कि बीच में दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, कहीं भी हो सकता है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कहीं भी Q और 4Q को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन में कहीं पे भी मैंने Q डैश को प्लेस कर दिया है।
और Q से Q डैश तक का जो डिस्टेंस है बेटा, इस डिस्टेंस को मैंने x कंसीडर करा है। यस, माने Q और Q डैश के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने x कंसीडर करा है, कुछ ऐसा ध्यान देना बच्चा। क्या है कि हम यहां पे ना 3 सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं, 3 सवाल होगा मेरा यहां पे। आप फटाफट तीनों सवाल भी नोट कर लोगे, क्योंकि बारी बारी से हम क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जो पहला सवाल है मेरा वो ये है, पहला तो समझ लोगे कि Q डैश के बारे में अगर बात करें तो Q डैश लिख देता हूं, Q डैश इज प्लेस्ड somewhere along the line joining like Q and 4Q, along the line joining Q and 4Q। this मैंने कहा कि ये जो Q डैश है उसको मैंने along the line joining कहीं पे भी Q और 4Q को जो लाइन ज्वाइन करा उसके लाइन ज्वाइनिंग में कहीं पे भी मैंने प्लेस करा है। अब यहां पे ना मैंने 3 सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, 3 सवाल। पहला सवाल ये है कि आपको x बताना है। फाइंड x if Q dash is in equilibrium। आपको x बताना है अगर Q डैश जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ऑब्वियस सी बात है, जिस इक्विलिब्रियम का हम यहां बात कर रहे हैं वो ट्रांसलेशनली है, बिकॉज इस Q डैश को रोटेट होने का कोई स्कोप यहां पे नहीं है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ही यहां पे है। दूसरा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो दूसरा सवाल है वो ये है कि फाइंड Q डैश like both magnitude and nature। find Q dash both magnitude and nature if Q dash is in equilibrium। ये दूसरा सवाल है बेटा। और जो तीसरा सवाल है मेरा वो सुनोगे लास्ट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस नोट भी कर लोगे आप। पहला है कि फाइंड x इफ Q डैश इज इन इक्विलिब्रियम, दूसरा है फाइंड Q डैश बोथ मैग्नीट्यूड एंड नेचर इफ Q डैश इज इन इक्विलिब्रियम, और तीसरा सवाल है कि फाइंड Q डैश like both magnitude and nature if system of three charges are in equilibrium। देखोगे ध्यान से आप लोग बेटा। एक बार फिर से ना मैं क्वेश्चंस रिकैप कर देता हूं कि हमारे पास ना 2 चार्जेस थे Q और 4Q के रूप में, और मैंने कहा कि इन दोनों चार्जेस को मैंने एक d डिस्टेंस पे प्लेस करा था, और मैंने कहा था कि इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन में कहीं पे भी एक तीसरा चार्ज Q डैश को मैंने रख दिया है, जो कि यहां लिखा भी मैंने है कि Q डैश इज प्लेस्ड समवेयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड 4Q। निकालना क्या है, तो 3 सवाल। पहला, फाइंड x इफ Q डैश इज इन इक्विलिब्रियम, माने x बताना है, लोकेशन बताना है चार्ज का कहां पे होगा अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में है। दूसरा, मैंने कहा फाइंड Q डैश बोथ मैग्नीट्यूड एंड नेचर इफ Q डैश इज इन इक्विलिब्रियम, और तीसरा सवाल है फाइंड Q डैश बोथ मैग्नीट्यूड एंड नेचर इफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस
आर इन इक्विलिब्रियम, माने तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए क्यू डैश का वैल्यू कितना होगा। ध्यान रखना बेटा, क्यू डैश का इक्विलिब्रियम में होना एक अलग इवेंट है और तीनों चार्जेस का एज अ सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना ये बिल्कुल अलग चीज है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, देखोगे बिठा रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे बच्चों फटाफट, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, काफी बारी ये क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, समझ लीजिए क्वेश्चंस हर एक तरह के एग्जाम में आ चुका है, इंक्लूडिंग नीट, जेई एंड आईआईटी। ध्यान देना बच्चा, पहला सवाल मैंने कहा कि एकदम फटाफट चलते हैं हम लोग पहले सवाल पे। जब बेटा हम पहले सवाल पे आएंगे तो क्यू डैश का लोकेशन बताना है, एक्स बताना है जहां पे कि क्यू डैश जो है इक्विलिब्रियम में हो। तो पहला बात, अगर हम ये मान के चलें कि क्यू डैश जो है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कहीं यहां है, अगर हम क्यू डैश को कहीं यहां मान के चलें तो सबसे पहला बात कि यहां पे ये क्यू डैश कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, ये क्यू डैश यहां पे कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आप बोलोगे सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट दिस? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्यू डैश यहां हुआ तो इस क्यू डैश पे दो ही फोर्स लग सकता है, एक जो ये क्यू लगाएगा और दूसरा जो ये 4Q लगाएगा। मैंने कहा कि बेटा अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो डेफिनेटली ये क्यू इस क्यू डैश को रिपेल करेगा, ये 4Q भी इस क्यू डैश को रिपेल करेगा, माने दोनों का जो रिपल्सन है सेम डायरेक्शन में होगा, जिसके वजह से नेट फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर हम इसको नेगेटिव भी मानते हैं तो ये क्यू इस क्यू डैश को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी 4Q इस क्यू डैश को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहां भी नेट फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज दोनों का अट्रैक्शन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, माने ये पॉइंट कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो ही नहीं सकता है, माने ये तो समझ लो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, यहां इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। अब आगे चलते हैं, मान के चलते हैं कहीं यहां पे इक्विलिब्रियम हो जाए, यहां भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव यहां भी पॉसिबल नहीं है। रीजन सुनना बच्चा, मैंने कहा कि अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो डेफिनेटली ये 4Q इस क्यू डैश को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये भी Q इस क्यू डैश को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों जो रिपल्सन होगा सेम डायरेक्शन में होगा, तो डेफिनेटली नेट फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। अगर इसको नेगेटिव ही मान लिया जाए तब भी दोनों मिलकर के अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, माने इक्विलिब्रियम यहां भी पॉसिबल नहीं है, यहां भी इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां भी इक्विलिब्रियम नहीं है। अब एक गिना चुना बचा, ये देखते हैं यहां पे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि बच्चा यहां पॉसिबल है, अब क्यू डैश पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा अगर हम क्यू डैश को पॉजिटिव मानते हैं तो डेफिनेटली ये क्यू इस क्यू डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा विथ सम फोर्स से F1। अगर ये बात करें 4Q का तो ये 4Q भी इस क्यू डैश को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं F2। हां यहां चांस है, चांस क्यों है आपके सामने है, बिकॉज जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं क्यू डैश के ऊपर उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अगर किसी भी तरह से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो डेफिनेटली नेट फोर्स क्यू डैश के ऊपर जीरो हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो आप तब ने बोल रहे हैं जब आपने क्यू डैश को पॉजिटिव माना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्यू डैश को नेगेटिव भी मानते हैं तब भी क्या होगा, ये क्यू इस क्यू डैश को अपने तरफ खींचेगा, ये 4Q इस क्यू डैश को अपने तरफ खींचेगा। इन दैट केस ऑल्सो दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। तो मैंने कहा कि ये चांस यहां पे है कि क्यू डैश के ऊपर नेट फोर्स आपका जीरो हो जाए। तो मैंने कहा कि नेट फोर्स जीरो तभी होगा, F नेट जीरो तभी होगा बच्चा जब F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, माने F1 इज इक्वल टू F2। अब कहोगे सर F1 के जगह पे, तो आराम से फॉर्मूला लिख देते हैं। F1 जान रहे हैं हम लोग, K डैश मल्टीप्लाइड बाय लिख सकते हो Q इंटू क्यू डैश डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आते हैं F2, तो F2 के जगह पे हो जाएगा K Q डैश इंटू 4Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो बेटा ये पूरा d है और ये x है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा d माइनस एक्स, तो नीचे में लिख देंगे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख सकते हो बच्चा कि यहां जो Q डैश वाला जो टर्म होगा
यहां जो क्यू डैश वाला जो टर्म होगा वो तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया, माने क्यू डैश से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कुछ भी रहे ये। बाकी बचा क्यू से, ये क्यू कैंसिल होगा। के से अगर बात करें, के डैश से बात करें तो ये के डैश भी आपका कैंसिल हो गया। माने बचा क्या, ये सुनना, यहां बच गया 1/x², यहां बच गया 1/x² इज इक्वल टू यहां बच गया 4/d-x का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? चाहे तो इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट, इधर लेके चले आइए, ये हो जाएगा d-x/x पूरे का होल स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 4 के। यहां से चाहे तो इट इंप्लाइज दैट हम निकाल सकते हैं d-x/x। ऐसा करते हैं कि इस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं जो कि 2 हो जाएगा, इधर जाने के बाद 2 हो जाएगा ये रूट, और ये अलग अलग डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा d/x और माइनस हो जाएगा 1। माइनस को आप इधर भेज दो तो यहां से आपका d/x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो डेफिनेटली यहां से आप x निकाल लोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा d/3। ये आपका पहला सवाल का जवाब। माने कि अगर हम q डैश को q से, अगर हम q डैश को q से d/3 डिस्टेंस पे रख दें तो q डैश के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 0 के बराबर होगा। पहला कंक्लूजन। दूसरा जो सवाल था बेटा कि q डैश का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी बताना है जिससे कि जो पूरा सिस्टम है तीनों चार्जेस का, सॉरी, जिससे कि q डैश जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। दूसरे सवाल में मैंने पूछा था कि q डैश इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए q डैश का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी क्या होगा। आप देख सकते हो q डैश यहां कैंसिल हो चुका है, माने यहां पे q डैश का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उसके खुद के इक्विलिब्रियम में। माने कि वो किसी भी मैग्नीट्यूड का हो, वो किसी भी पोलैरिटी का हो, अगर उसको हम d/3 डिस्टेंस पे रखते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर नेट फोर्स का वैल्यू 0 ही होगा। नोट कर लो जल्दी से, फास्ट गौर करना। चलिए फटाफट, ध्यान देना बच्चा, अभी एक सवाल और बाकी रह गया है। देखोगे हमारे पास चार्ज था Q, हमारे पास चार्ज था Q और ये चार्ज था 4Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा था D। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो दे रखा था d। पहला बात तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि q डैश का जो इक्विलिब्रियम है वो उसके खुद के मैग्नीट्यूड और उसके खुद के पोलैरिटी से इंडिपेंडेंट है। अगर q डैश को q से d/3 डिस्टेंस पर रख दिया जाए, माने ये x हमने निकाल लिया है, अगर d/3 डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो q डैश जो है वो इक्विलिब्रियम में ही होगा, चाहे q डैश का मैग्नीट्यूड कितना भी हो, चाहे q डैश का पोलैरिटी कितना भी हो। ध्यान देना बच्चा, इसका वैल्यू मैंने निकाल लिया है। अभी सुनना, कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है एक्चुअली में आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट कहने का मतलब बच्चा ये आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट पे आप चाहे किसी भी मैग्नीट्यूड या किसी भी लाइक साइन का चार्ज वहां पे रख दो, उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ऑलवेज 0 ही होगा। माने अगर Q से d/3 डिस्टेंस पर रख दिया जाए Q डैश को, चाहे जिस मैग्नीट्यूड चाहे जिस पोलैरिटी के साथ, तो Q डैश के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। माने सिंगल चार्ज का इक्विलिब्रियम उसके मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी से इंडिपेंडेंट होता है। बट अगर मैं बात करूं सिस्टम का, अगर मैं इस सिस्टम का बात करूं, माने Q, Q डैश एंड 4Q, अगर तीनों को एक सिस्टम के रूप में ट्रीट करें तो बेटा इसका इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा Q डैश के साइन के ऊपर। देखना कैसे। अगर बात करें Q डैश का, तीसरा सवाल देख लेना क्या था आपका कि Q डैश का मैग्नीट्यूड और Q डैश का पोलैरिटी क्या होगा जिससे कि Q डैश नहीं, सिर्फ Q डैश नहीं, पूरा सिस्टम माने Q भी, Q डैश भी, 4Q भी, तीनों का तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। कहोगे सर कैसे निकालेंगे सर इस बारी? तो ध्यान देना बेटा, प्रॉब्लम Q डैश से नहीं है, बिकॉज Q डैश को अगर d/3 डिस्टेंस पर रखा है हमने तो Q डैश तो इक्विलिब्रियम में है ही, लेकिन बाकी चार्जेस को भी इक्विलिब्रियम में रखना है। माने Q को भी इक्विलिब्रियम में रखना है, 4Q को भी इक्विलिब्रियम में रखना है। माने सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब